नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सिन्हा। आइए डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मछली पालक किसान भाइयों के लिए पैडल व्हील एरेटर यंत्र है काफी लाभदायक। छोटे जोत वाले किसानों के लिए पावर टिलर है काफी उपयोगी कृषि यंत्र। और बायोगैस प्लांट और बर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर सफलता हासिल की बेगूसराय जिले के जयशंकर कुमार ने। मछली और झींगा पालन में पैडल व्हील एरेटर यंत्र द्वारा आप मछली पालक भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा मछली और झींगा का संचय प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं श्री टुनटुन सिंह। नमस्कार किसान बंधुओं, आज मैं जल कृषि में एरेटर के महत्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप जो सामने देख रहे हैं इसको पैडल व्हील एरेटर बोलते हैं। इसकी उपयोगिता मछली पालन या झींगा पालन में ये है कि इसके प्रयोग से आप ज़्यादा से ज़्यादा मछली या झींगा का संचय प्रति हेक्टेयर के दर से कर सकते हैं। आमतौर पे 50,000 प्रति हेक्टेयर के दर से झींगा का स्टॉकिंग होता है और 10,000 फिंगरलिंग या ईयरलिंग प्रति हेक्टेयर के दर से मछली का संचय होता है मत्स्य पालन के लिए। लेकिन जहां इस तरह की व्यवस्था है एरेटर की व्यवस्था, वहां 20 से 25,000 पीस फिंगरलिंग और ईयरलिंग प्रति हेक्टेयर के दर से संचय किया जा सकता है। पावर टिलर छोटे जोत वाले किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र द्वारा खेत की जुताई, बुआई, कटाई और फसल की ढुलाई तक का कार्य किया जा सकता है। इसके साथ अन्य कृषि यंत्र बीज बुआई, दवा छिड़काव और पंप सेट को आसानी से संलग्न कर संचालित किया जा सकता है। ये हैं बिहार के बेगूसराय ज़िले के प्रगतिशील किसान जयशंकर कुमार। इन्होंने कुछ गाय पाल रखा है जिसके गोबर से ये बायोगैस प्लांट और बर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना कर अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इससे ये ईंधन की भी प्राप्ति कर रहे हैं। यहाँ जो आप बायोगैस यूनिट के पास खड़े हैं, जो गौ पालन में जो हमारा गोबर होता है, गोबर और एग्री वेस्ट को मिला के हम इसमें पहले डालते हैं जिससे गैस बनता है। वो 100% बायोगैस से मेरा जनरेटर 5 kVA का भी चल रहा है, जिससे हमारी जो ऊर्जा की अपनी आवश्यकताएं इस जगह है, चाहे घर में या हमारा ये जो पॉली हाउस दिख रहा है उसके लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति भी वही उसी के द्वारा होता है। और मेरा मानना है, मैंने इसलिए किया है कि आज जो ऊर्जा की समस्या है उस समस्या का निदान अगर गांव में उपलब्ध सीमित संसाधनों से हो जाए तो निश्चित रूप से आज गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रहेगा। किसान भाई, पीले रंग पर श्वेत मक्खी लाही कीट अधिक आकर्षित होती है। येलो ट्रैप पर तीसी के तेल का लेप लगाकर इस तरह के कीट को चिपकाकर नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, ओल रोपनी का उपयुक्त समय अप्रैल का महीना है। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं गजेंद्र, जिसकी उपज क्षमता 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मंडी भाव में चलते हैं अंटा घाट सब्जी मंडी, विभिन्न तरह के सब्जियों का भाव जानने। परवल है 30 रुपये किलो, गोभी 30 रुपये किलो, खर्रो हुआ 60 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो, करेला 20 रुपये किलो, खीरा 20 रुपये किलो, टमाटर 20 रुपये किलो। और अब पेश है मौसम संबंधित जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल मौसम साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। एक सूचना,
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। दर्शकों, अभी आपने खेती के नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ कृषि आधारित तमाम जानकारियां आपको देंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे हैं सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में अभी के मौसम के हिसाब से बागवानी की कुछ फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आम की यदि बात करें तो हमारा प्रदेश इसमें एक बेहतर पहचान भी बना पाया है। परंतु आम के उत्पादन से जुड़ी कई सारी समस्याएं हैं, जिसका अगर समय पे समाधान किया जाए तो आपका उत्पादन बढ़ेगा और आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। आम के फसल के उत्पादन में फल प्राप्त होने तक उसमें कई प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे आम के फसल में कीट एवं रोगों के नियंत्रण के ऊपर, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़े। और इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे मनीष कुमार वर्मा, जो उप महाप्रबंधक हैं कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में। आप इनसे कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़े भी हुए हैं और कार्यक्रम देखते हैं तो आपको इनकी सलाह मिलती होगी। सर, आम की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम सीधे तौर पे अगर कहें तो अगर सबसे बड़ी जो कीट की बात यदि हम करते हैं तो मधुआ का नाम आता है प्रदेश में या कहीं भी। तो जिसमें अगर हम अपनी पूरी बात प्रदेश के किसानों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मधुआ हम जानना चाहते हैं कि किसान भाई जो बगीचों के प्रति उतना सजग नहीं है, कैसे मधुआ को पहचाने, वो बगैर अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो किस अवस्था में पहचाने और उसका क्या नियंत्रण कर सकते हैं तो करें वो। आज की इस चर्चा की मैं खास तौर से प्रशंसा करूंगा, जहां पर कि आज दूरदर्शन के माध्यम से आम के ऊपर और आम की सुरक्षा के लिए चर्चा जो हो रही है। आम की यदि आज चर्चा की जाए तो आम की समस्याओं में आज मधुआ निस्संदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आम की इस कीट का जो प्रभाव पड़ता है आम की फसल के ऊपर, उसमें पाया जाता है कि आज यदि पूर्णतया ये कीट सक्रिय हो जाए पौधे पर तो आज कहीं से भी आम के मिलने की गुंजाइश नहीं होगी और पूरी फसल नुकसान को हो जाएगी। ऐसे में मैं ज़रूर कहूँगा कि किसानों को एक जागरूक बनाने की प्रक्रिया या उनको मधुआ के बारे में पूरी जानकारी देने की बात हम यहाँ करें। कहा गया है कि आज मधुआ आम के मंजर पे आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं, और ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि जो बगीचे को ख़रीदते हैं वो किसान, और जिनका रिश्ता होता है आम के फलन तक का, वो किसान आज खेतों में अपने बगीचे में जब आते हैं तो पाते हैं कि मधुआ उनके मंजर आने से पहले ही आम के पौधे पर बैठा हुआ होता है। और जैसे जैसे दिन मधुआ के अनुकूल होता है, मंजर निकलती है और वहाँ पर उसकी पहुँच बनती है। मधुआ की एक श्रृंखला, एक बहुत बड़ी संख्या मंजर पर देखने को मिलती है, चूँकि प्रजनन के लिए ये मौसम काफ़ी ही अनुकूल होता है। और इस कीट का सबसे बड़ा नुकसान है कि वो मंजर से रस को चूसता है और रस को चूसने के क्रम में मंजर कमज़ोर पड़ती है। यदि फूल की अवस्था हो तो फूल झड़ जाती है और यदि दाने लगे हों तो दाने भी गिरना शुरू हो जाते हैं। अतः किसान भाई, आज इस मधुआ कीट, जो कि ख़ास तौर से मधुआ आम के फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, आपको जानकारी एकत्रित कर इसकी सुरक्षा, इसके खास तौर से नियंत्रण के लिए सक्रिय होने की आवश्यकता बनती है। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत वापस आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सर, निसंदेह जैसा भी आपने कहा कि मधुआ की बात जब हमारे किसान भाई समझते हैं शायद तब तक कुछ देर हो जाता है और वो उनके बगीचों के प्रति सतत उनका जो देखभाल नहीं है, ये भी एक कारण है जो मधुआ के नुकसान को वो बहुत देर से समझ पाते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में भी आता है, मधुआ को किसी तरीके से पहचानने की कोई ऐसी विधि हो जिसको कि वो बगीचे में जाएं और कोई पहचान हो, और इसके नियंत्रण के लिए उनको क्या करना चाहिए? सही कहा आपने। मधुआ को आज के दिन में मंजर के बहुत करीब जो कि ऊंचे स्थान पर स्थित होता है, देखकर मैं समझता हूं कि पहचानना किसानों के लिए एक मुश्किल सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जिनको देखकर आज यदि किसान समझ लें तो शायद उनको समझ में आ जाए कि मधुआ का एक आक्रमण उनके पौधों पर हो चुका है। और ऐसे में जो पहली पहचान बनती है वो होती है, आप देखेंगे कि जैसे सूरज की किरणें पत्तों पर गिरती है, वो पत्ते जहाँ पर कि मधुआ का आक्रमण होता है, आज वो पत्ती चमकती हुई नज़र आती है, एक तीव्रता के साथ चमक बनती है उनमें। और वो एक कारण है जिसके पीछे मैं ज़रूर आपको बता देना चाहूँगा कि मधुआ जब सक्रिय होता है तो उसके एक शरीर से चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो गिरते हुए काफ़ी मात्रा में पत्तों पर आके टिक जाता है और धूप में जो गर्मी होती है उसके कारण वो सूख जाता है। सूखने के कारण वो चिपचिपा पदार्थ धूप की रोशनी में चमकता है और चमकने के कारण किसान भाई आसानी से पहचान लेते हैं कि आज उनके फसल के ऊपर में, उनके आम के पौधे के ऊपर में मधुआ का आक्रमण हो चुका है। ये मधुआ आज काफ़ी दिनों से सक्रियता के फलस्वरूप ही ये चमक पैदा करता है, इसलिए ये भ्रम में किसान भाई न रहें कि अब मधुआ का आक्रमण हुआ है, क्योंकि उस समय तक हो सकता है कि किसान भाइयों को नुकसान भी काफ़ी उठाना पड़ गया हो। लेकिन नियंत्रण करने के लिए मैं कहूँ तो इस लक्षण को देखने से पहले ही यदि मधुआ पौधे के किसी भी मंजर पर दिखे आपको, खासतौर से 5 से 10 तक में संख्या में, तो आप दवाओं का नाम मैं बता जा रहा हूँ जो कि कीटनाशक है अंतःप्रवाही। इन दवाओं में प्रमुख है इमिडाक्लोप्रिड, जिसकी आधा ml 1 लीटर पानी में घोलकर, या फिर एसिटामेप्रिड, जिसके आधा ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर आप पत्तों पर यदि छिड़काव करेंगे तो ये अंतःप्रवाही जो कीटनाशक है उसके प्रभाव में आकर आज रस चूसक ये कीट हमारे पूर्णतया मरेंगे और इससे फसल को सुरक्षा मिलेगी। ये बड़ा बेहतर आपने बताया पहचान सर की मधुआ के लिए कि सूरज की किरण के साथ वो एक चमक देगी। तो हमारे किसान भाई उसको अगर बहुत वैज्ञानिक पद्धति से नहीं भी समझ रहे हैं तो ये जान सकते हैं कि यह मधुआ है। ये प्रारंभिक उनकी जानकारी बन सकती है उनकी। मधुआ के अलावा सर, चूँकि हम भी जब आम के बगीचे में जाते हैं तो कई सारे किसान भाई सवाल जवाब करते हैं। दहिया की बात होती है, ये सब शायद क्षेत्रीय नाम होंगे कीटनाशकों के, कीड़ों के। तो मधुआ के बाद जो किसान भाई कहते हैं दहिया का प्रकोप हो गया, तो दहिया क्या है, इसकी क्या पहचान हो सकती है? देखिए, आपने एक अच्छा सवाल उठाया जहाँ पर कि इस रसचूसक कीट जो मधुआ की बातें हमने की, दहिया भी एक रसचूसक कीट ही है। और दहिया के आक्रमण के लिए यदि कोई स्थान बनता है तो वही मंजर है। किसान भाइयों को आज इसकी स्पष्ट लक्षण दिखती है, जहाँ पर कि मंजर के ऊपर में इनकी संख्या कम से कम 7, 8, 10, कभी कभी तो पूरे मंजर पे ये छाए होते हैं। और इस रसचूसक कीट का भी प्रभाव कुछ उसी तरह से पड़ता है जैसे कि मधुआ का पड़ता है। लेकिन किसान भाई, मैं आपको बता दूं, अभी अवस्था मंजर की ऐसी है जहाँ पर कि देर से मंजर आने के कारण आज ये दोनों कीट ही सक्रिय रहेंगे। लेकिन यदि आज मधुआ और दहिया की बातें की जाए तो ये दोनों ही कीट मंजर आने के काफ़ी पहले से आपके पौधे पर पेड़ के आम के पेड़ के ऊपर में सक्रिय रहे हैं। और इन दोनों का ही आज प्रभाव जब मंजर निकलता है और मौसम थोड़ी सी गर्म होती है
तो आज ये उपस्थित हो जाते हैं आपके मंजर के ऊपर और रस चूषण का जो क्रिया इनके द्वारा होती है ये पूरी फसल को बर्बाद करने में सक्षम है। लेकिन दहिया के मामले में मैं कह दूं कि ये दहिया जो है आज मिट्टी से निकलता है, जहाँ पर इसके जो पूर्वज होते हैं वो छिपे होते हैं, और फिर मंजर के ऊपर पहुँचने से पहले ये पूरे तने पर से होते हुए मंजर को जाते हैं, जहाँ पर किसान भाई अपने अनुभव के सारे इसको देख रहे भी होंगे। और इन दोनों ही कीटों से बचाव करके ही आम की फसल को सफलतापूर्वक हासिल किया जा सकता है, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है कि आपकी आम आपके घर तक पहुंच सके। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत वापस आते हैं। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सर, दहिया की जब आपने बात बताई तो अब पहचान तो हुआ, इसके नियंत्रण के लिए क्या करना होगा किसान भाइयों को? किसान भाइयों को मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि आज इसका नियंत्रण थोड़ा सरल है। सरल इस मामले में है कि आज रस चूसक कीट होने के नाते जो दवाएं हमने पहले बताई, जैसे इमिडाक्लोप्रिड और एसिटामिप्रिड, इसकी मात्रा से भी इसका नियंत्रण हो सकता है। लेकिन किसान भाई हमारे समय पर नियंत्रण न कर पाने से इसकी भयावहता देखते हैं और इस प्रकार आज उनको थोड़ी सी सावधानी विशेष तौर पर बरतनी पड़ती है दवाओं के चयन में। अभी ट्राइजोफॉस दवा जो आज 40% EC यहाँ बाज़ार में उपलब्ध है, और DDVP नाम की जो दवा है, ये दोनों का मिश्रण, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml यदि हम ट्राइजोफॉस और 1 ml DDVP को मिलाकर मधुआ और इसके दहिया के ऊपर में छिड़काव करें सीधे, तो ये संपर्कनाशी दोनों ही कीट इसको नियंत्रण करने में काफ़ी सफल हैं। और मैं समझता हूं कि दहिया के लिए तो इस कीटनाशक का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों और जो हमारे आम उत्पादक किसान भाई हैं उनके लिए विशेष रूप से, जब आप बरसों से आम के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको उसकी कुछ तकनीकी पक्ष को भी जान लेना ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे कि आप बाज़ार में जब किसी प्रकार की इस तरह के कीड़ों का प्रकोप होता है तो आप जो समाधान के लिए जाते हैं तो किसी के द्वारा आप दिग्भ्रमित ना हो। हमारे विशेषज्ञ मनीष जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि ये दोनों कीट के लिए आप अंतःप्रवाही दवाओं का अगर प्रयोग करते हैं तो नियंत्रण आपको मिलेगा। परंतु एक बात इन्होंने बहुत खास कही कि जब इन कीड़ों की आक्रमण ज़्यादा हो, भयावह हो जाए, तब उस समय में आप उसके साथ ट्राइजोफॉस और DDVP के मिश्रण को यदि इस्तेमाल करते हैं तब आपको शायद तुरंत और बेहतर नियंत्रण मिलेगा। किसान भाइयों, इस चर्चा में हम लोगों ने सिर्फ उन कीटों की बात कर रहे हैं जो जिससे नुकसान ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे छोटे कीट भी हैं जो आपको कम नुकसान करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस पूरी परिचर्चा को आज हम केंद्रित करना चाहेंगे जो कि आपके फसल के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। रोग की एक बात मैं कर लूँ तो सर, रोग की जब चर्चा करते हैं तो
पाउडरी मिल्ड्यू हमारे आम के उत्पादक को बहुत परेशान करता है और विशेषकर अभी के मौसम में जब कुछ बारिश भी हुई है, वैसे में पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप की कितनी संभावना होती है और उसके नियंत्रण के लिए उनको क्या करना चाहिए? राकेश जी, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि मौसम के बदलाव से आज इस पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग का, जिसको कि आज हम चूर्णील फफूंद भी कहते हैं, स्थिति काफ़ी आम को बेकार करने के लिए सक्षम है। और ये लक्षण के तौर पर मैं कहूँगा कि जैसे मौसम गर्म होता है, आम के मंजर पर आप देखेंगे कि हल्की हल्की भूरे रंग की, काले रंग की धब्बे बनेंगे और इन धब्बों के बाहर में सफ़ेदी लिए हुए एक वृत्ताकार आकृति बनेगी। कभी कभी आप ऐसा देखेंगे कि आपके खेतों में मंजर गिरे हुए नज़र आएंगे, बिछे हुए नज़र आएंगे। यदि दाने होंगे तो दाने भी आज के दिन में पूरे पटे हुए खेतों में दिखेंगे। उसके पीछे कारण क्या है कि पाउडरी मिल्ड्यू ने आज उस खेत को, उस आम के बाग को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया है। और परिणाम इसका ये होता है कि जब आप मंजर पर एक हल्की सी झटका भी देंगे तो पूरा झड़ने की स्थिति बन जाती है उसकी, और इसके फलस्वरूप आपके फसल की पूरी नुकसान होती है। नियंत्रण के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सरल है। हेक्साकोनाजोल 5% EC आज के दिन में उपलब्ध है आपके पास, और 2 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर यदि आप नियमित तौर पर 15 दिनों के अंतराल पर पत्तों के ऊपर मंजर के निकलते ही यदि छिड़काव करना चालू करें तो इस रोग से, पाउडरी मिल्ड्यू से बखूबी बचा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि यदि आज कीड़ों से थोड़ी बचाव भी हो जाए, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू से यदि बचाव आप नहीं करेंगे तो आपके आम के फसल के पूर्ण नाश होने की संभावना बनी ही रहेगी। किसान भाइयों, ऐसे तो कुछ और कीट और रोग हैं जो आपके आम के बगीचे को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु आज की यह वार्ता हम लोगों ने सिर्फ 2 कीट और 1 रोग पे केंद्रित की, क्योंकि प्रदेश का अधिकतम बाग इससे ही ज़्यादा नुकसान उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें लगता है सर, जो आपकी बातों से हम समझ पाते हैं या किसान भाई मोटा मोटी यह समझें कि अगर वो इमिडाक्लोरोपिड, एसिटामेप्रिड, ट्राइजोफॉस, DDVP और हेक्साकोनाजोल, इन 5 दवाओं का अगर बदल बदल कर इस्तेमाल करें तो उनको 80% तक इन तरह के तमाम कीट और रोगों से नियंत्रण मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आप बहुत ज़्यादा दवाओं के चक्कर में ना पड़ें। मुख्य रूप से इन 5 दवाओं के ऊपर आप अगर केंद्रित करें और इसके जो भी विभिन्न ब्रांड आपको बाज़ार में मिलते हैं उसको लेकर आप अपने बगीचे पे एक नियमित समय के अंतराल पे छिड़काव करते हैं, तो हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि आपके बगीचे की 80% सुरक्षा हो सकती है। निसंदेह। इसलिए इस 3 बीमारी के प्रति आप बिल्कुल सजग रहें। दहिया, मधुआ और पाउडरी मिल्ड्यू, इन तीनों के नियंत्रण के लिए हमने आपको अभी विस्तृत जानकारी दी, परंतु इसके बाद भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें संपर्क करते रहें और हमारे विशेषज्ञ से भी आप चर्चा कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी, पहले भी आप फील्ड में भी उपलब्ध रहते हैं। सर, आज आप कृषि दर्शन में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर आपको आम या इसके अलावा किसी भी प्रकार की खेती से संबंधित किसी भी परेशानी से अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त कृषि दर्शन को पत्र लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छज्जू बाग, पटना 800001। इस पते पे आपके पत्र का इंतज़ार रहेगा। हम वादा करते हैं कि उस विषय पे हम विशेषज्ञ के साथ पुनः उपस्थित होंगे।